Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You. I am your friend Prahalad Parihar and today we are going to study two poems which are written by Robert Frost. So दोस्तों आज जो है हम डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस करके दो कविताएं हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जिनका जीवन काल 1874 से 1963 तक रहा है। वो एक अमेरिकन पोएट थे और उनकी पहली कविता जो है वो इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में जो है पब्लिश हुई थी। तो उन्हीं की लिखी हुई कविताओं को हिंदी में समझेंगे, उनका मीनिंग भावार्थ और जो है उनके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये 10th क्लास CBSE और NCERT की बुक से लिया गया है, फ्लाइट से। और ये लेसन नंबर 1 जो अ लेटर टू गॉड था उसी के जस्ट बाद जो है ये पोएम्स दी गई हैं 10th क्लास में। तो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उस पोएम की थीम यह है कि कवि कहता है कि जिस तरह से कौवे ने हेमलॉक यानी कि धतूरे के पेड़ से बर्फ़ के महीन टुकड़े मेरे ऊपर गिराए हैं, उससे मेरे हृदय में जो है बड़ा परिवर्तन हुआ है। अपने मूड में जो है एक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है और अब मैं जो है अपने दिन का बहुत सा हिस्सा जो है पछतावे और दुख की आग से बचा सकूँगा। मतलब इसमें ये बताया गया है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक तरह से प्रतीक है कि आप एक तरह से नींद से जाग गए कि आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो बहुत बेकार था, लेकिन आपने अपना मूड अच्छा कर लिया और जो है अपने मन को अच्छा कर लिया और आगे का जीवन आपने सुधार लिया। तो ये एक थीम है और इसके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे तो पहले हम इनके क्वेश्चन आंसर देख लें। पोएम तो बड़ी छोटी सी है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की जो धूल है या जो टुकड़े हैं वो क्या है। व्हाट डज़ द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। और कवि जो है क्या कहता है कि उसके किस चीज़ ने उनके मूड को चेंज कर दिया है। और हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड। और पोएट का मूड जो है, कवि का मूड जो है वो क्यों चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया है। तो अपन इसको यूँ समझें कि बर्फ़ की धूल का मतलब है बर्फ़ के बारीक कण या छोटे छोटे टुकड़े, और बर्फ़ की अचानक बौछार से जो है कवि का मिजाज या उसका मूड जो है वो बदल गया है। और नेक्स्ट है इसके अंदर हाउ डज़ द फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। तो फ्रॉस्ट जो है उन्होंने इस कविता में प्रकृति को किस तरह से प्रस्तुत किया है। और जिसमें पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। कविता के अंदर व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, यानी ज़्यादातर जो कविताएं होती है उन कविताओं में किस प्रकार के पक्षियों का नाम आता है। डू यू थिंक अ क्रॉ इज़ ऑफन मैंशनड इन अ पोएम्स। क्या आप सोचते हैं कि कौवे को जो है कविताओं में अक्सर मेंशन किया गया है, बताया जाता है, क्या नाम आता है क्या उसका। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रॉ। जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कौन सा चित्र आता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहली बात तो ये कि पहला जो पोर्शन है इसका कि किन पक्षियों का नाम ज़्यादातर कविताओं में आता है। तो ज़्यादातर कविताओं में जो है पक्षियों के नाम आते हैं, जैसे बुलबुल है, कोयल है, इस प्रकार के पक्षियों के नाम ज़्यादातर कविताओं में लिखे जाते हैं। और जो कौवा है उसका नाम जो है वो कविताओं में ज़्यादातर नहीं आता है। अब उसके बाद में जो है ये सेकंड थर्ड लास्ट पोर्शन जो इस क्वेश्चन का है वो ये कि व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, यानी कौवे को देखकर आपके मन में जो है किस प्रकार का भाव आता है। तो कौवे को देख कर के हमारे मन में जो है काले पक्षी का भाव आता है जिसकी आवाज़ बड़ी ही कर्कश है और जो अपशकुन का प्रतीक माना जाता है, जनरली उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये पहला पोर्शन हो गया इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट। और उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन का ही सेकंड पोर्शन है। अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और अ पाइन। तो कवि ने जो है कोई अच्छे सुंदर पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखा, जैसे मेपल है, ओक है, पाइन है, इनके बारे में क्यों नहीं लिखा। तो इसको जो है हम यूँ समझें कि
कवि जो है इसलिए धतूरे का मतलब जो हेमलॉक का जो ट्री होता है वो एक्चुअली एक धतूरे का विषैला पेड़ होता है, जिस पर कवि जो कविता लिख रहा है उस समय कि छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगे हुए हैं उसमें। और कवि सुंदर वृक्ष नहीं चुनता है, क्योंकि कवि जो है धतूरे के पेड़ को अपने मन की मनोदशा दर्शाने के लिए चुनता है। यानी कवि का जो उस समय मूड है वो जहरीला या जिसको बोलना चाहिए कि खिन्न टाइप का मूड है उसका, इसलिए जो है वो धतूरे के पेड़ को अपने मन की दशा को प्रदर्शित करने के लिए चुनता है और उससे उनकी मनोदशा जाहिर होती है। चलिए, थर्ड है इसके अंदर, सेकंड का थर्ड है, व्हाट डज द क्रो एंड हेमलॉक प्रेजेंट। कौवा और हेमलॉक क्या चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं? जॉय और सौरो। तो कौवा और जो हेमलॉक है वो जॉय का प्रतीक तो बिल्कुल नहीं है, वो दुख के प्रतीक हैं। उसी का अगला आधा पोर्शन है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। तो जो कौवा जो है जो बर्फ़ की धूल गिराता है हेमलॉक के पेड़ से, वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो वो दुख के छट जाने का प्रतीक है। मतलब जो कवि जो है वो अपना मूड चेंज कर लेता है और दुख से जो है बाहर निकल करके और सकारात्मकता में आ जाता है। तो इस प्रकार से वो जो है दुख के बादल छट जाने का प्रतीक है। चलिए, उसी के अंदर है थर्ड पोर्शन, थर्ड क्वेश्चन है, हैव देयर बीन टाइम व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर माइंड। ये तो खैर लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है अपने को। तो इस प्रकार से ये कविता जो है कवि की मनोदशा को दर्शाती है और इसमें सकारात्मक एंड है कि जो बर्फ़ की धूल गिर जा रही है, छट जा रही है, मतलब ये कि वो अपना मन प्रसन्न कर लेता है और दुख से बच जाता है। चलिए, इसके बाद सेकंड है, इसके अंदर सेकंड पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही लिखी हुई, फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस की थीम कुछ ऐसी है कि कुछ लोग कहते हैं, कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में जलकर नष्ट हो जाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ में जमकर नष्ट हो जाएगी, परंतु मुझे लगता है कि यह हमारी अंतहीन और ख़तरनाक इच्छाओं के कारण नष्ट हो जाएगी। हमारी महत्वाकांक्षा की आग में जल जाएगी, लेकिन यदि इसे 2 बार भी नष्ट करना हो तो यहाँ दुनिया में इतनी नफ़रत मौजूद है कि इस बर्फ़ के ठंडक जैसी असंवेदनशीलता के कारण भी यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। यह नकारात्मकता पर्याप्त है इस दुनिया को नष्ट करने के लिए। तो ये इसकी थीम है। फायर एंड आइस दोनों ही जो है वो नकारात्मकता और जिसको बोलना चाहिए नफ़रत का प्रतीक यहाँ पर है। और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। कई विचार हैं कि दुनिया कैसे नष्ट हो जाएगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। क्या आप सोचते हैं कि दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगी? तो भाई अगर हम पर्सनली हमारी बात करें तो हमें तो नहीं लगता कि दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन हाँ, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उससे जो है हमारी दुनिया एक दिन बदसूरत तो ज़रूर हो जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन। तो हैव यू एवर थॉट दैट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट और दैट इट ब्रस्ट और ग्रीव कोल्डर और कोल्डर। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सूरज इतना गर्म हो जाए कि वो फूट जाए, या जो है वो इतना ठंडा हो जाए कि ठंडे से एकदम ठंडा हो जाए, तो क्या होगा? तो डेफिनेटली अगर सूरज एकदम गर्म हो जाए तो धरती भी जल जाएगी और नष्ट हो जाएगी, और अगर जो है धरती की पूरी बर्फ़ एक साथ जम जाए तो भी जो है ये धरती पर जीवन नहीं रहेगा। एक तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। आग और बर्फ़ जो है किस चीज़ का प्रतीक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए? और इस चीज़ को हम यूँ रिप्लाई कर सकते हैं कि आग और जो बर्फ़ है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए आग प्रतीक है लालच का, टकराव का, रोष का, क्रूरता का, ध्वंस का, लोभ का, जबकि बर्फ़ जो है वो प्रतीक है असंवेदनशीलता का, ठंडेपन का, असहिष्णुता का, उदासी का, कठोरता का और नफ़रत का। ये दो अलग अलग चीज़ों के प्रतीक हैं। उसके बाद में इसमें है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है, तुकबंदी क्या है? जो लाइन के अंत में जो स्वर मिलते हैं उनको हम तुकबंदी बोलते हैं। जैसे सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ पे फायर आयर ई आयर आया,
फिर सम से इन आइस, यहाँ पर आइस आया, ये चेंज हो गया। फिर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड द डिज़ायर, तो यहाँ पर देखिए आयर आयर, फर्स्ट और थर्ड लाइन में आयर आयर आया, और जो फोर्थ लाइन है आई होल्ड दोज हु फेवर फायर, और यहाँ पर भी फिर से आयर आया। तो मतलब ए बी सी सी ए सॉरी ए बी ए, इस प्रकार से इसकी राइम स्कीम बन गई। 4 लाइनों को अगर हम देखें तो ए बी ए करके इसकी राइम स्कीम बन रही है। अगर 3 लाइन के हिसाब से देखेंगे तो ए बी ए इस प्रकार से बन रही है इसकी स्कीम। और फिर उसके बाद बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर तो ट्वाइस में फिर से आइस वाला आ गया, मतलब बी वाला तुकबंदी आ गई। फिर आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यहाँ पर चेंज हो गया, तो ए बी से ये सी समझ लीजिए इसको। और टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, तो फिर से यहाँ पर जो है बी आ गया, और सी के बाद बी फिर से आ गया। इट आल्सो ग्रेट, यहाँ पर डी आ गया, एक नया ही स्वर है इसके अंदर। और एंड वुड सफीस भी आइस की तरह है, तो फिर से ये बी आ गया। इस प्रकार से इसकी राइम स्कीम ए बी सी बी इस प्रकार से हो रही है। तो ये जो राइम स्कीम है ये एक्चुअली हम लोगों को मतलब पोएम को जो है कंट्रास्ट यानी अपोजिट जो आइडियाज़ हैं, हाउ डज़ इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम, क्वेश्चन का आधा हिस्सा है। तो मतलब किस प्रकार से ये जो राइम स्कीम है ये कविता के विपरीत विचारों को एक्सप्लेन करती है। तो ये कविता के विपरीत विचारों को एक्सप्लेन करने में ही मदद करती है। जैसे कि यहाँ पर जिस प्रकार उक्त इच्छाओं से वह वर्षों से जमी नफरत मनुष्य का पतन हो जाता है, और जो कभी ठीक नहीं हो सकता, मतलब और यानी एक बार अगर आप नष्ट हो जाएं तो बहुत मुश्किल है दोबारा बनना। और उसी प्रकार से आग और बर्फ़ जो है वो एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं, और ये भी जो है दुनिया में विनाश लीला ला सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये दो पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, किस प्रकार से डस्ट ऑफ स्नो और फायर ऑफ आइस जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इनको आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर मैंने हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप बेहतर तरीके से इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर watching my videos. Please share my video, please like it, comment it, and subscribe this channel. Thank you very much.